हेलो गाइस, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे जीके की एक नई सीरीज ब्रह्मास्त्र जीके के नाम से चलाई जा रही है। यह क्लास प्रतिदिन रात 9 बजे होती है। अपनी बात करें कौन कौन सी एग्जाम के लिए सफिशियंट है, तो इसे आप एसएससी, रेलवे या फिर यूपी लेखपाल जो 52 से अप्रोक्स भर्ती निकलने वाली है, या फिर भारत में होने वाले उन सभी एग्जाम के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे जीके के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बिल्कुल टॉप लेवल के सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं सारे। ठीक है, सेशन में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। 20 क्वेश्चन लाए हैं इस सेशंस के माध्यम से, बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस को। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ, आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी को भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शंस में गंगा ना दे करके सिंधु और ब्रह्मपुत्र दिखे तो आप इसे भी चुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी को भी भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। फ़र्क सिर्फ यही है कि इनका जो एरिया है वो थोड़ा सा छोटा होता है और गंगा का जो कवर्ड एरिया है वो थोड़ा सा लंबा एरिया है। ठीक है, इसीलिए गंगा को हम चुन सकते हैं। अदरवाइज अगर गंगा ना रहे तो आप सिंधु और ब्रह्मपुत्र को दोनों में से किसी को चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी डैश है। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास अनाईमुडी, या फिर डोडा बेटा, या फिर महेंद्रगिरी, या फिर नीलगिरी। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अनाईमुडी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, कितनी है इसकी ऊंचाई? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। और बात करें डोडा बेटा की, तो डोडा बेटा को प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी जो है सबसे उच्चतम पर्वत चोटी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, डोडा बेटा को दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी के रूप में जाना जाता है। बात करें इसकी हाइट की, तो इसकी हाइट जो है वो 2637 मीटर है। कितनी? 2637 मीटर डोडा बेटा की हाइट है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, या फिर शिवाजी के गुरु कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इनके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि शिवाजी के गुरु के रूप में रामदास को जाना जाता है। ठीक है, किसको? रामदास को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बाबर के द्वारा भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया गया था। कब? 1526 ईस्वी में, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उसी लड़ाई में बाबर के द्वारा तोप खाने का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कृष्णदेव राय के द्वारा तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद लिखा गया था। ठीक है, और कृष्णदेव राय के शासनकाल को एक जो अपना ये है साहित्य के क्लासिक युग के रूप में जाना जाता है। किसके? साहित्य के क्लासिक युग के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको इस क्वेश्चंस में। ऑप्शन है अपने पास पृथ्वीराज तृतीय, या फिर बघेल भीम, या फिर जयचंद, या फिर कुमारपाल। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बघेल वंश के शासक भीम द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया गया था। कब? 1178 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1178 ईस्वी की बात है। और इसके बाद 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा हराया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से आपका, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए गाइस, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो खिलजी वंश के जितने भी ज़्यादातर शासक थे ना, वो सारे टर्की के ही थे, यानी कि तुर्की के थे। तो आप आंख बंद करके आप तुर्क में निशान लगा सकते हैं या फिर टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास विष्णु, या फिर शिव,
या फिर ब्रह्मा या फिर दुर्गा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि शिव भगवान को चोलकालीन मंदिर अधिकांशतः जो है वो शिव भगवान को ही समर्पित है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जो राजा राज चोल के द्वारा एक बनाया गया मंदिर है जो बृहदेश्वर मंदिर, वो भी भगवान शिव को ही समर्पित मंदिर है। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर जो बनवाया गया था, बृहदेश्वर, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो बृहदेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को ही समर्पित मंदिर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर हर्षवर्धन। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त का राजकवि के रूप में हरिसेन को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट डाउन उसे कर लीजिएगा। हरिसेन से यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि प्रयाग इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया गया था। ठीक है, किसका? प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया था। और बाकी यहाँ से मैं आपको बताऊँ, समुद्रगुप्त से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक और क्वेश्चन यहाँ से ये पूछे जाते हैं कि समुद्रगुप्त को कविराज के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस कि इनमें से कविराज किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच, या फिर रन ज्योति और नगडिब्बा के बीच, या फिर लेजेर हिमालय और शिवालिक के बीच, या फिर धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ठीक है, और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के तट पे स्थित है, और इसे देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, अरावली, या फिर पश्चिमी घाट, या फिर पूर्वी घाट, या सतपुरा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर अरावली हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुरा ये सारे तेलंगाना पठार के एक अंग के रूप में जाने जाते हैं, मतलब इन्हीं के भूमि के रूप में जाने जाते हैं इनको। ठीक है, ये सारे एक ही एरिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक किसका है? ठीक है, ऑप्शन है अपने पास, कपास का, या फिर तिलहन का, या दालों का, या फिर मक्का का। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है आपको। कितने मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो दालों का ऑप्शंस लगा के आ जाएंगे? ठीक है, लेकिन दाल से अधिक जो उत्पादक करता है, मतलब मध्य प्रदेश में जो उत्पादन किया जाता है वो तिलहन का किया जाता है। किसका? तिलहन का। तो दाल और तिलहन दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे, लेकिन अगर तिलहन और दाल दोनों दिया हो तो आपका राइट आंसर तिलहन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, मानसून, या फिर महासागरीय धाराएं, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर हिंद महासागर के अस्तित्व का। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि महासागरीय धाराएं का कोई भी हमारे जलवायु पर परिवर्तन नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, सुंदरवन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, या फिर नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, या फिर नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, या फिर मन्नार की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में सबसे पहले जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पे आरूढ़ हुए थे? ठीक है,
ऑप्शंस पढ़िएगा, 108 ईसा पूर्व में, या फिर 78 ईसा पूर्व में, या फिर 58 ईसा पूर्व में, या फिर 128 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 78 ईसा पूर्व में कनिष्क ने राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। ठीक है, और यही से मतलब इसी सन से जो अपना शक संवत के आरंभ के रूप में जाना जाता है। किसको? जो शक संवत होता है अपना, उसके आरंभ के रूप में जाना जाता है। कब से? 78 ईसा पूर्व से। ठीक है, तो आप इसे भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी के रूप में माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जो अपने राष्ट्रपति महोदय होते हैं, अगर हमारे देश में आपातकाल लगाना हो या फिर हटाना हो तो इसके अंतिम प्राधिकारी के रूप में इन्हें ही जाना जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो आपातकाल लगाने की स्थिति में उसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें श्वेत क्रांति की, तो इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति है। और बात करें किसके द्वारा चलाई गई थी, तो वर्गीज कुरियन के द्वारा। किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति के ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में कि किसके द्वारा चलाया गया था, तो या फिर इसके जो क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो वर्गीज कुरियन का राइट आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर दुग्ध उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, बात करें मत्स्य उत्पादन की, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति है। ठीक है, कौन सी? नीली क्रांति के रूप में जाना जाता है मत्स्य उत्पादन से संबंधित। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करण शालाओं में से रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 4। अगर आपसे क्वेश्चंस में ये पूछे कि असम में जो परिष्करणशाला है, मतलब रिफाइनरी जो स्थापित की गई थी, कब की गई थी, तो 1901 ईस्वी में, और इसे एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? असम के डिगबोई में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से बिजली का रिन्यूएबल एनर्जी कौन सा है? मतलब रिन्यूएबल संसाधन या फिर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? ठीक है, ऑप्शंस पढ़िएगा, पानी, या फिर पेट्रोलियम, कोयला, या फिर प्राकृतिक गैस। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पानी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, और आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना 20वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ठीक है फ्रेंड्स, बात करें भारत में स्थित सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना की, तो दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आज का जो अपना क्वेश्चंस ऑफ द डे है उसको देखते हैं। आज का अपना क्वेश्चंस ऑफ द डे है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, या फिर उड़ीसा, या फिर असम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप टारगेट 98+ के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम जो भी अपडेट करेंगे आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आप जो भी क्लास हो रहा है उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट 98+ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी एक अपनी और क्लास 5 बजे शाम 5 बजे होती है अपनी डेली, साइंस एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है, आप उस क्लास को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी साइंस उतनी बेहतरीन नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है तो। ठीक है, उसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी क्लास, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले किसी सेशंस के माध्यम से।